मेरे पिताजी ने सरपंच के चुनाव लड़े थे जी और उस वक्त 3 साल से चुनाव होते थे जी तो लोगों का आना जाना रहता था। जी। तो उनसे ये सीख पैदा हुई जी कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। जी राजनीति, हम तो किसान थे, खेती थे, अब क्या मतलब बाजरी काटनी करनी तो मतलब भाई आपको समय मिल जाता था एमएलए सर? बनने के बाद छुट्टा बाकी काटते थे बाजरी। गांव में जाते थे, मशीन की रात रुकवाली रखनी पड़ती थी, जब पंप चलता था, डीजल पंप चलता था, रुकवाली करनी पड़ती थी, पांच करनी पड़ती थी, ये सब करने पड़ते थे। तो नई बात थोड़ी जी तो करते थे जी सर। नई पीढ़ी को पता नहीं, हमें तो पता है। पहला चुनाव मैंने पंचायत समिति का डाउल से लड़ा जी और करीब 155 वोटों से मैंने जीत दर्ज की। हीरालाल जी को उस वक्त 45,000 से हारे थे जी। और हम दिल्ली गए थे तो हीरालाल जी के लिए गए थे, जी। परंतु वहाँ का भाई हीरालाल जी को टिकट नहीं मिलेगी कि मेरे गाड़ी के ऊपर माइक लगे हुए हैं और मैं जाजम अंदर रखता हूँ, आज भी अंदर रखता हूँ। जी। दोनों बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरे डॉक्टर, तीनों भाई के बच्चे नवोदय में पढ़ते थे जी। हम जब नया नवोदय विद्यालय खुला था जी। तो हम जो गार्जियन की मीटिंग में गए थे तो वहाँ जो लोगों ने शिकायत की अव्यवस्थाएं थी, खाने के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सोने के बारे में, स्नान साबुन तेल की, तो हमने कहा ये मामला गलत है, कम से कम एक कमेटी बननी चाहिए। तो पहली बार जब मैं बोल के बैठा तो लोगों ने कहा कमेटी बनाओ, आप इस कमेटी के अध्यक्ष बनाओ। जो 5 बांध है वहाँ का एक मेरा परिचित किसान था, उसने कहा बांध टूट गया है जी जी। तो मैं सवेरे माइक लेके घूमा तो लोगों ने मेरी बात को तवज्जो कम दी। मेरा एक मित्र था बाड़कर राम देवासी जी। तो मैंने बहुत कोशिश की पर तो डर उसके दिमाग बैठ गया। बेटा कह रहा था उसका कि राम जी डर रहे, डरो मत, बाड़कर कुछ नहीं होगा। अच्छा। परंतु कहते कहते मतलब बातें करते करते चले गए जी। इस तरह कई साथी हमारे चले गए कोरोना काल के अंदर। वो बड़ा दुख की घड़ी थी। सर एक दिन में 50 शादी अटेंड करने का ना रिकॉर्ड भी आपके नाम है। एक बार मैंने 52-53 शादी अटेंड की थी। हाँ। और कुल मिलाकर के जो शादी उस दिन नहीं जा पाता तो बकायदा लिस्ट पेंडिंग रहती और जब शादी कम होती तब उन घर जाकर कहता भाई शादी ज्यादा लिस्ट नहीं आ पाया, परंतु आज मैं आपके बीच में हाजिर आया। हकीकत बात है कि झोपड़े में जन्म हुआ मेरा और शादी झोपड़े में, मेरे बच्चों तीनों का एक जब झोपड़े थे गांव के अंदर वहां जन्म हुआ। अभी नहर आने के बाद में लोगों को लहर आई, बाहर गए लोग, तब जाके मतलब मैंने डेयरी का धंधा किया, तब जाके पैसे, बाकी पहले पैसे कहाँ थे। आज शादी में लड़के जाते ना 500 साफ साथ जाते जी, और हम तो दूसरे साफ ला की शादी की है। तो मतलब क्या अवस्था थी, वो अवस्था थी, उसमें खुश थे जी। तो एक सर एक आपके कांग्रेस कार्यालय सांचौर में एक 3 महान व्यक्तियों की एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें मगरम, वेद और विश्वेश्वर दत्त और उदयराम, इनका आपके साथ में क्या संबंध? देखो भाई मेरे कोई बेटा नहीं, 2 बेटी है, तो मेरा रिश्ते भाड़े देता, मैं प्लॉट तेरे को दूंगा। 14,000 प्लॉट वो मेरे को दिया था तो मैंने रहना शुरू किया वहां पे और रातों रात बनाकर तैयार शुरू किया। आज से 30 साल पहले जालौर के जिला कलेक्टर के ऊपर आपको कुर्सी फेंकने का आरोप है और आपके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया सर। चुनाव लड़ेंगे, आज जीत पब्लिक, आज बाकी चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं रखेंगे जी सर। कई बार दिन को 2 बजे 3 बजे वापस आ जाता हूँ गाँव से, ऊपर कमरे में बैठ किताब पढ़ता हूँ। किताब मेरा पूरा शौक है और जो ज्ञान मिला है वो किताब के मार्फत मिला है। सर हीरालाल जी के साथ में आपका कैसा संबंध रहा? कि सुखराम जी फिट फॉर टिकट, मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा कि आपने एक नया मतलब पहली बार सांचौर के अंदर मतलब होम डिलीवरी जी, और वो आपको ऐप के थ्रू आप टेलीफोन करें जी और 10 मिनट में खाना पहुंच जाए जी। वाकई में एक आपके मैं सोच को धन्यवाद दूंगा जी। सर आपके केरिया गांव से एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया था कि हमारे केरिया गांव को कोई मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो तो कोई उसका दिमाग काम नहीं करता था। हमारे साथ में विराजमान है राजस्थान के पूर्व मंत्री और सांचौर के लोक लाडले, नेक, कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी पूर्व विधायक सुखराम जी बिश्नोई। आपका ऑनलाइन सांचौर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सर हम आपके जीवन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आपको राजनीतिक जीवन में आने से प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो हम जब दूसरी तीसरी पढ़ते थे जी, उस वक्त मेरे पिताजी ने सरपंच के चुनाव लड़े थे जी, और उस वक्त 3 साल से चुनाव होते थे जी। तो लोगों का आना जाना रहता था तो उनसे ये सीख पैदा हुई कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए जी। तब से घर के काम छोड़ करके
दूसरे जो सार्वजनिक काम है, लोग काम है, उनमें बचपन से इंटरेस्ट पैदा हुआ। जी सर, क्या आपके पिताजी के जो सरपंच का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से आप भी प्रभावित हुए थे कि मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए? तो मेरे पिताजी आज़ादी से लगा करके 1995 तक जी जब ये सीट रिजर्व महिला ओबीसी हुई, जी तब जाकर के मेरे पिताजी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो बाकी पिछले 40 साल आज़ादी से लगा करके 57 से लगा कर जब चुनाव में 95 तक मेरे पिताजी सरपंच रहे। तो बाहर अधिकारी वाणा जन रहा, नेताओं का आना रहता था, क्योंकि केरिया पंचायत खालसा गांव था, खालसा गांव स्टेट के अधीन था जी और रणुद्र वगैरह काफी बड़ी पंचायत थी जी। तो कांग्रेस नेताओं का ये मानना था कि खालसा गांव में कम से कम कांग्रेस पार्टी का सरपंच बनना चाहिए जी। तो उस वक्त नाथूराम जी, पूनम चंद जी और फरसाम जी दौरा करते थे जी। और वहाँ रात्रि विश्राम भी गांव में करते थे। तो उनसे बातें उनसे सुनते, उनसे सीखा, तब जाके राजनीति की रुचि पैदा हुई, राजनीति भाग लेना शुरू। जी सर, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में पिछले वर्ष मेरे माता जी का इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया। अच्छा। पिछले मैं चुनाव जब लड़ रहा था 2018 में, मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गया। अब हम 3 भाई हैं जी और तीनों भाइयों के 7 बेटे हैं हमारे। जी। मेरे 2 बेटे, एक डॉक्टर है, एक बॉम्बे में सीए है। मेरे छोटा भाई, उसके एक बेटा डॉक्टर है, उसकी बहू है वो IRS है, रेलवे के अंदर है जी। और उसका बेटा डॉक्टर है। एक बड़ा जो बेटा है वो डॉक्टर का रिटायर हो गया, वो रिको फैक्ट्री लगी पाइपों की, वो फैक्ट्री देखता है। उसका छोटा जो लालाराम जिप्सम की फैक्ट्री चलाता है, जिप्सी फैक्ट्री दुकान भी है, उसका बेटा एक वीडियो है लगा, डूंगरपुर लगा हुआ, एक बेटा टीचर है। तो करीब सभी धंधे में है। बाकी मेरे पिताजी 5 भाई हैं, 5 भाइयों का बड़ा परिवार है। और यहाँ वकील भी है, मेरा काके का लड़का वकील भी, सदराम वकील भी है और सब पढ़े लिखे हैं जी। और अपने अपने हिसाब से सब सक्षम है जी। सर, अभी आपके खेतों में कौन कौन सी फसल की कटाई का कार्य चल रहा है? अब मैंने खुद ने खेती का ध्यान रखा है जी। तो ग्वार है, ये तरबूज है और तिल है, बाजरा है, ये हमने बोए हैं जी। और कटाई भी करवा रहे हैं। मोबाइल से संपर्क करते हैं, वहाँ जाते हैं टूर, तो वहाँ खेत में जाके आते हैं। पहली बार मतलब 73 साल में पहली बार है हमने खेती करना सीखा, खेती क्या होती है। और वाकई में उसका परिणाम ये मिला है कि हमने बगीचा भी लगाया बढ़िया, करीब 1500 पौधे लगाए हैं, तमाम तरह के पौधे लगाए हैं और फेंसिंग भी चारों तरफ करवाई है और बढ़िया कैसा भी दोनों जो किसान बढ़िया मिल गए। तो अब तो मतलब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से काम चल जाता है। बिल्कुल खेत को सुधार करके मिट्टी वगैरह, एक खेत में तो मेरे 31 बीघा में 150 टोली माटी डाली, 60 टोली खाद डाली और दूसरा जो पुल के पास खेत है उसको हम तैयार करें। तो हम चाहते हैं कि एक बढ़िया खेत तैयार करके किसान को सुन करें, तो मतलब एक ये आने वाली पीढ़ी देखे भाई हमारे कुछ किया है जी। तो वो जो खेत हमारे केरिया गांव में है उसमें हम एक मतलब तालाब भी बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, ताकि हमारे पौधे पिलाए हो जाएंगे। अच्छा। और बच्चे, जो छोटे बच्चे जो मेरे पोते हैं और परिवार के जो पोते वगैरह पोती, वो कम से कम उस बहाने तो आएंगे भाई, कम से कम तालाब घूम स्नान करके आए। और बाकी जब फलदार पौधे लगे तो फलदार पौधे खाने के लिए आएंगे, तभी उस बहाने वहाँ गांव में आना सीखेंगे। इस हिसाब से वो खेत को तैयार किया। सर, राजनीति जीवन में रहते हुए आपने कभी अपने भाई की मदद की खेत में काम करते हुए वगैरह, जैसे कोई हल चलाना वगैरह, बाजरी की निराई गुड़ाई करना? राजनीति, हम तो किसान थे, खेती थे, अब क्या मतलब बाजरी काटनी करनी, तो मतलब ये आपको समय मिल जाता था। एमएलए बनने के बाद छुट्टा बाकी काटते थे बाजरी, गांव में जाते थे, मशीन की रात रुकवाली रखनी पड़ती थी, जब पंप चलता था, डीजल पंप चलता था, रुकवाली करनी पड़ती थी, पांच करनी पड़ती थी, ये सब करने पड़ते थे। तो नई बात थोड़ी थी, तो करते थे जी सर। नई पीढ़ी को पता नहीं, हमें तो पता है सर। सर्वप्रथम आपने 1995 और 2000 में आप सर्वप्रथम पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था डावर पंचायत से, उससे सर क्या असर पड़ा आपके राजनीतिक जीवन का? पहला मैंने चुनाव लड़ा क्योंकि केरिया तो रिजर्व थी महिला की, तो डावल जनरल सीट थी। तो पहला चुनाव मैंने पंचायत समिति का डावल से लड़ा जी। और करीब 155 वोटों से मैंने जीत दर्ज की। पहला चुनाव था
व्हीकल उस वक्त कम थे, आना जाना पैदल, घर घर हम घूमे, 15 दिन का समय मिला। और पहली बार जब वकालत चालू की थी 78 में, तो 78 से लगा कि 95 तक हम कस्टडी में रहे वकालत की। और उसके बाद पहली बार लोगों के बीच में गए, क्योंकि यूं तो पहले से ही मेरे पिताजी सरपंच से लोगों को आना जाना रहता था, फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से खुद ने जाकर के वोट मांगे, तब महसूस हुआ कि लोगों के किस तरह के काम चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या मांग है और किस तरह से लोगों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। तो पहली बार एक समझ पैदा हुई कि भाई लोगों की सेवा करना जरूरी है, और छोटे मोटे काम करेंगे तभी लोग अपने मतलब वोट देंगे, अपने इस बात को जानकारी देंगे। तो ये चुनाव लड़ा तो पता चला कि वाकई में अगर वोट लेना तो लोगों की सेवा करने पर, लोगों को काम करने पर। जी सर, 2008 में कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको सांचौर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। फिर भी सर आप एक निर्दलीय प्रतिद्वंदी से आप हार का सामना करना पड़ा। देखो 2008 में हमने तो टिकट हीरेलाल जी की मांगी थी। यहाँ जब पर्यवेक्षक आए थे तो हमने कहा भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हीरेलाल जी चुनाव लड़ेंगे जी। और हीरेलाल जी को उस वक्त 45,000 से हारे थे और हम दिल्ली गए थे तो हीरेलाल जी के लिए गए थे, परंतु वहाँ का भाई हीरेलाल जी को टिकट नहीं मिलेगी, उसको आप प्रधान रहे हुए, पंचायत समिति को प्रधान रहे हुए, और उस वक्त में प्रतिपक्ष का नेता था। और हमारे एक ट्रक यूनियन बनी थी घोड़ा मालानी की, और ताजाराम जी उपाध्यक्ष, मैं अध्यक्ष था, विष्णु समाज अध्यक्ष था। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि भाई हीरेलाल जी की बात आप फिट है, इसलिए हम टिकट आपको देंगे। तो पार्टी ने मेहरबानी की मेरे ऊपर, टिकट दी। मैं बड़ा पार्टी का एहसानमंद हूँ कि एक हम तो गए थे हीरेलाल जी की टिकट दिलाने के लिए, टिकट मुझे दी, तो पार्टी का बड़ा एहसान रहा और पार्टी ने टिकट दी। उससे मैं एमएलए भी 2 बार बना, 1 बार चुनाव पहले 8 में हारा, फिर पार्टी ने मंत्री का भी मौका दिया। इसलिए मैं मतलब पार्टी का बड़ा एहसानमंद हूँ कि मेरे को एक नए आदमी को पहली बार टिकट नहीं मांगती, फिर पार्टी ने चला के मेरे को टिकट दी। सर 2013 में एक मोदी लहर चली थी और मोदी लहर में बहुत कम कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से सीटें जीती थी। उसमें से जोधपुर डिवीजन से सिर्फ मात्र 3 कांग्रेस ने सीटें जीती थी, उसमें एक विधानसभा सांचौर क्षेत्र भी था। तो मोदी लहर होने के बावजूद भी आपने सांचौर से जीत हासिल की। देखो 8 से जो 13 का पीरियड था, 5 साल जो चुनाव हारा था, उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, और मैं जो भी लोगों के सुख दुख थे, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे मरना पड़ना हो, हर वक्त मैंने हाजिरी दी। और मैंने एक अभियान चलाया कि मेरे गाड़ी के ऊपर माइक लगे हुए हैं और मैं जाजम अंदर रखता हूँ, आज भी अंदर रखता हूँ। तो गांव में जो किसान तबके के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनमें मैं जाकर के शाम को मीटिंग करता, दिन को मीटिंग करता, लोगों को राजनीतिक बात नहीं करते, उसको सामाजिक चेतना कैसे पैदा हो, एक मतलब ये जो रूढ़ियाँ है, कुरीति है, अंधविश्वास है, ये दूर कैसे, इस तरह की बातें मैं लोगों के बीच में जाकर करता। और जो ये नशा अफीम लोग लेते हैं, डोडा पीते, उनका मैं विरोध करता। तो लोग चंद मिनट के लिए भले ही बुरा समझते, परंतु लोग बात करते हैं हमारे लिए कर रहे हैं, तो उससे मतलब लोगों के बीच में रहने का मौका मिला और लोगों ने एक चाह पैदा की नया आदमी है, कुछ करेगा। इस हिसाब से मोदी लहर भले ही, परंतु मैं यहाँ 25,000 वोटों से जीता। सर जब आप JNU के स्टूडेंट रहे, उस समय स्टूडेंट रहते हुए आपकी विचारधारा तो एक कॉमरेड थी, जब एक कम्युनिस्ट पार्टी से होते हुए फिर आपने भारतीय नेशनल कांग्रेस को कैसे ज्वाइन किया? देखो मैंने अजय भवन जो कम्युनिस्ट पार्टी का CPI का दिल्ली हेड ऑफिस है, वहाँ मैंने 1 महीना ट्रेनिंग ली थी। और मैं शुरू से लेबर संगठनों के साथ में किसान महाराष्ट्र विषय जुड़ा हुआ था। और इसीलिए जब गहलोत साहब में फर्स्ट ईयर के अंदर जोधपुर कॉलेज में भर्ती हुआ LLB के अंदर, तो गहलोत साहब ने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और मैंने SFI की तरफ से सीनियर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। और जो फैक्ट्री मजदूर थे, जो हमारी विचारधारा के कॉम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, उन्होंने सहयोग किया और जीत तो नहीं पाया, परंतु एक SFI का पूरा प्रचार भाई इस कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर और गर्ल्स कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के, सब जगह हमने प्रचार किया। और एक
पहली बार पहचान पैदा की कि भाई एसएफआई का स्टूडेंट चुनाव लड़ रहा है। जी। तो शुरुआत थी उस वक्त ये ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर छपा करते थे। जी। तो उन लेबर जो हमारे संगठन था उन्होंने पोस्टर छपवाए। जी। और एक मतलब एक मन में एक चेतना पैदा हुई कि हमें कुछ करना है। जी। तो गहलोत साहब से जब कभी मिलते तो यही बात कहते भाई मैंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, मैंने सीनियर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, मैं 2 साल आपसे आगे था। जी। तो चुनाव लड़ा, उससे कुछ सीख मुझे मिली और एक झिझक थी, वो झिझक की हटी। जी सर, 2003-04 में जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने आपको अध्यक्ष भी बनाया गया था। क्या आपके परिवार से कोई भी स्टूडेंट जवाहर नवोदय में अध्ययनरत था जो आपको अध्यक्ष बनाया गया? मेरे दोनों बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, मेरे डॉक्टर, तीनों भाई के बच्चे नवोदय में पढ़ते थे। जी। हम जब नया नवोदय विद्यालय खुला था जी। तो हम जो गार्जियन की मीटिंग में गए थे तो वहाँ जो लोगों ने शिकायत की अव्यवस्थाएं थी, खाने के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सोने के बारे में, स्नान साबुन तेल की, तो हमने कहा ये मामला गलत है, कम से कम एक कमेटी बननी चाहिए। तो पहली बार जब मैं बोल के बैठा तो लोगों ने कहा कमेटी बनाओ, आप इस कमेटी के अध्यक्ष बनाओ। तो पहले नवोदय विद्यालय में जो गार्जियन की तरफ से कमेटी बनी थी उसमें पहला मुझे लोगों ने अध्यक्ष बनाया और उससे ये लोगों के फायदे हुए विद्यार्थियों की कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनने से विद्यार्थियों के मन में एक मतलब एक सोच पैदा हुई कि भाई कोई तकलीफ देगी तो हमारे गार्जियन आएंगे। तो बाकायदा हम हर महीने जाते, समस्या का समाधान करते, लोग हमसे मिलते, बच्चे हमारे से मिलते, लड़के मिलते, जो कोई शिकायत हुई तो हम प्रिंसिपल से मिलते। और एक जो प्रिंसिपल था उनके दिमाग में बात बैठी कि केवल मात्र हम ही अकेले नहीं हैं और इनके जो लड़कों गार्जियन है वो भी उनकी बात में सुननी पड़ेगी। उन्होंने हमारी बात को सुनी और उससे काफी सुधार खाने में भी हुआ और पढ़ाई में सुधार हुआ। जी सर, उनके साथ में आपकी बहसबाजी भी हुई? देखो, बहसबाजी जब नई संस्थाएं बनती है, उनका विरोध करते हैं तो उनको मतलब देखो ज्यादा बातें करनी जरूरत नहीं, परंतु जो एक मनमर्जी करते थे खाने में, सामान खरीदने में, करने में, उनमें जो गड़बड़ी करते थे उनको तो कंट्रोल हमने किया ही। तभी मतलब उन विरोध पे कमेटी कहाँ जरूरत है। तो कमेटी जब स्कूल है तो गार्जियन तो कमेटी बननी चाहिए, कमेटी बनी और बाकायदा सुधार हुआ, उसके बाद वो कमेटी निरंतर जारी रही। सर, समाज उत्थान की बात करते हैं, जैसे आप गुरुद्वारे के संरक्षक के अध्यक्ष भी है और अमृता देवी शिक्षण संस्थान के संरक्षक भी है, तो सर ये गुरुद्वारा और अमृता देवी शिक्षण संस्थान का मुख्य क्या कार्य रहता है? देखो, गुरुद्वारा तो केवल मात्र जो धर्मशाला बनी हुई है उसकी व्यवस्था देखता है, दुकानें किराए दे उनका किराया वसूल करता है, जो ठहरते हैं उनकी सेवा करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। और जो अमृता देवी शिक्षण संस्थान है, ये संस्थान हमने हमारी जो कमेटी बनी हुई लोगों की, भाई टीचरों की कमेटी बनी हुई, टीचर है, पटवारी, ग्राम सेवक, उनकी 25 लोगों की कमेटी बनी, अब हमने उनकी संख्या और काफी बढ़ा दी है। तो ये भवन बनने के बाद में जो कंपटीशन टेस्ट हुए थे, चाहे रीट के हो, चाहे किसी के हो, पुलिस के हो, तो बकायदा फ्री उनको कोचिंग करवाते थे। इसके साथ साथ हमने करीब 50 सिलाई मशीनें लाई। गांव की जो औरतें हैं, बच्ची हैं, बकायदा हमने उनको ट्यूटर रखा और सिलाई औरतों को, औरतें भी ट्यूटर थी उनको पढ़ाने और सिखाने वाली। तो काफी कम से कम कोरोना काल से पहले अभी भी सिलाई चालू है, काफी औरतें काम सीखी। आज गांव में औरतें उस सिलाई मशीन के हिसाब से सिलाई करती है, अपना रोजगार कमा रही है। और एक बार जो सिलाई कपड़े करने के लिए जो भागदौड़ होती है, वो भागदौड़ बंद हुई है, खुद सिलाई करती है और अपना रोजगार चला रही है। सर, सांचौर जिला मुख्यालय की बात करें तो सांचौर जिला मुख्यालय पर एक स्मृति वन संरक्षण समिति का गठन किया गया था आपने, और उसके संरक्षक भी है। आपके मन में क्या विचार आया कि भाई जैसे सांचौर जिला मुख्यालय पर एक ऐसा उद्यान हो जिसमें लोग स्वतंत्र घूम सके, एक पार्क ऐसा बने? देखो, मैं यहाँ 78 में यहाँ आया और कचहरी के आगे छोटा सा मकान बगड़ा के रहना शुरू किया, तो वाकई में यहाँ कोई पार्क नहीं था। पार्क नहीं हो तो लोग घूमने कहाँ जाएंगे, तो ये समस्या थी। जब मुझे
पार्टी ने मंत्री का मौका दिया जी तो एक मन में लालसा थी जी कि ऐसा एक पार्क बने। जो वर्तमान स्मृति बना वो नर्मदा की जमीन थी, करीब 39 बीघा जमीन थी। हमने उस 39 बीघा जमीन को लेकर के इस फॉरेस्ट को सरेंडर की जी और सरेंडर करने के बाद में चार दीवारी कुछ बनी हुई थी, कुछ चार दीवारी और बनाई जी और जन सहयोग से और सरकारी के सहयोग से तो आज जो सब कुछ बना हुआ है उसमें पूरे शहर का सहयोग रहा है। हमने पहली बार पंचायत समिति हॉल के अंदर पौधारोपण की मीटिंग बुलाई। किसी ने 5 पौधे लिखाए, किसी ने 10 पौधे लिखाए, किसी ने 20 पौधे लिखाए। तो वो पौधे उस वक्त 15 फुट की हाइट के हमने मंगवाए थे जी और जितने भी पौधे हमें लोगों ने दिए थे बकायदा हमने एक बकायदा पत्थर पे स्मारक बना करके उस पे मतलब सभी के नाम लिखे हुए। जब पहली बार देखा कि 5 पौधे वाला का नाम है जी तो उसे खुद ने मेरे से कहा कि सुरगाम जी हमने गलती की, 5 कम से कम 25 पौधे लिखाने थे। जो भी दान स्मृति में किया तमाम का उस पत्र पे नाम लिखा हुआ है। उन्होंने जो पहला घोषणा की थी भाई जो भी पौधे देंगे उसका बोर्ड बनेगा और जो पेमेंट कर उनका बोर्ड बनेगा। तो आज इस शहर में घूमने के स्थान बनेगा। कम से कम 1.5 किलोमीटर एक कच्चा ट्रैक है, एक पक्का ट्रैक है, बढ़िया धूप लगी है, अंदर बैठ करके वहां लोग योगा करते हैं। हमने एक अपने जो के नेहरू जी उनके मार्फत एक 20 लाख का योगा सेंटर भी बनाया। उसके साथ साथ गांव वालों ने जन सहयोग करके और करीब 61 फुट हाइट के अंदर शंकर भगवान की मूर्ति बनाई लगाई जिसका नाम सत्येश्वर महादेव के नाम से रखा गया। नंदी महाराज को विराजमान किया गया और बीच में मतलब जटाओं में से पानी निकले वो व्यवस्था की गई। और पास में गौ माता का मंदिर भी पथमड़ा महाराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने एक मंदिर भी बनाया, उसका भी शुभारंभ होना बाकी है। और तमाम पेड़ पौधे लगाए, जिम लगाई, अंदर घूमने के लिए बच्चों को लगाई, खेलने के लिए लगाई, एक प्याऊ का निर्माण भी कराया, एक सेल्फी पॉइंट कराया, एक तालाब कराया, बहुत बढ़िया तालाब कराया। अंदर पौधे 3-4 ऐसी कुटिया बनाई छोटे छोटे, टेबल कुर्सी रखे हुई है। गांव में दिन भर व्यापारी लोग थके हुए बंदे हो तो 5 बजे पति पत्नी आकर के आराम करे, छुट्टी हो, दिन का खाना खाए तो एक लोगों की ऑक्सीजन मिले, लोगों को घूमने का स्थान मिले, लोग अपना स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सके, इस हिसाब से लेकर के हमने स्मृतिवन गांव के लोग जन सहयोग से बनाया। अमराम माले को हमने उसका अध्यक्ष बनाया। अमराम जी ने बड़ी मेहनत की। आज एक ऑक्सीजन का सेंटर है, लोग घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, योगा करने के लिए जाते हैं, जिम करने के लिए जाते हैं, ऑक्सीजन कुल मिला करके एक बढ़िया पॉइंट बना ताकि लोग घूम सके। संडे के दिन तो बच्चों की भीड़ रहती है, अंदर बुढ़ी औरतें आती है, बैठी रहती है, बच्चों को पोतों को खिलाती है। एक बढ़िया पॉइंट तैयार आने वाले 4-5 साल में पूरा ये पेड़ बड़े बड़े पेड़ हो जाएगा, बहुत बढ़िया विश्व बन के तैयार होगा। जी सर, गौ सेवा की बात करते हैं, जहाँ तक गौ सेवा में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है और गायों के लिए आपने माकापुरा पे गंगा जमुना एक गोधाम पथमड़ा चिकित्सालय भी बनवाया है और उस पथमड़ा चिकित्सालय में आपने सर वन्य जीवों के साथ में पालतू पशुओं को भी शामिल किया गया, जैसे उसका महंगा इलाज वगैरह हो और उसका संरक्षण किया जाए। क्योंकि पृथ्वी जी जैन हमारे पार्टी के हैं, बम्बई में बड़े व्यवसायी है, देवड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनके माता और बड़ी माँ है ताई, उनका नाम गंगा और जमुना दोनों का रानी जेठी गंगा जमुना नाम है। तो हमने जो पृथ्वी से निवेदन किया कि आप यहाँ एक गायों के ट्रॉमा सेंटर टाइप बनाओ, तो सेठ साहब तैयार हो गए। करीब 3-3.5 करोड़ रुपए लगे। लंपी कार्यकाल के अंदर जो चेयरमैन थे व्यापार परिषद के हरीश जी पुरोहित सीलू वाले और तमाम जो व्यापारी व्यापार संघ के अध्यक्ष है, उन तमाम ने एक वहाँ गायों का सेंटर खोला। हमने भी सहयोग किया, जमीन वहां भी दिलाई। तो धीरे धीरे वो जो बीमार गौ माताएं थी या दुर्घटना हो जाती वो गौ माताएं थी तो वो वहां रखनी शुरू की। वो बात जब शेठ साहब को बात शेठ साहब इस बात के लिए तैयार हो गए और एक आज आप देख रहे हो भव्य एक गायों का एक ट्रॉमा सेंटर बन के तैयार हो गया। किसी वहाँ गाड़ी रखेंगे और पथमड़ा के देख रेख में ये काम करेगी, उनका देख रेख यहाँ रहेगी। तो एक बढ़िया प्रयास सेठ साहब ने गाँव वालों को सौगात दी है और कोई दुर्घटना हो जाए, बीमार है तो एक गाड़ी भी लेके आ जाएगी, सुविधा भी मिलेगी और उसको गौ माता को जल्दी ट्रीटमेंट मिलने से बच भी जाएगी। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था की है और आने वाले दिनों में एक बड़े सार्थक प्रयास लोगों के सामने आएगा। जी।
सर बात करते हैं जब 2015 और 2017 की पश्चिमी राजस्थान में एक भयंकर त्रासदी आई थी, जैसे बाढ़, टीडी, उसके बाद में गायों में लंपी बीमारी आई थी, उसका आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आपने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था कि चाय की केतली लेकर आप खेत में जा रहे हैं और लोगों की इस त्रासदी में भयंकर सहायता और मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शहर में 2 बार पानी आया था जी। पहला पानी आया तो वहाँ जो पांचला बांध है जी। वहाँ का एक मेरा परिचित किसान था, उसने कहा बांध टूट गया है। जी जी। तो मैं सवेरे माइक लेके घूमा तो लोगों ने मेरी बात को तवज्जो कम दी। अच्छा। तो पानी आ गया, नुकसान भी लोगों, कुछ लोगों ने तवज्जो दी, सामान बाहर निकाला। अच्छा। परंतु काफी लोगों ने निकाला नहीं। जी। दोबारा जब पानी रात को 2 बजे पता चला, जी। वो दुर्गाराम जी प्रधान, उन्होंने टेलीफोन किया, सुखराम जी बांध और टूट गया, पानी आ रहा है। तब मैंने दोबारा रात को 2 बजे माइक घुमाया, तब लोगों ने कहा कि सुखराम जी की बात पक्की है, पानी जरूर आ गई, टेलीफोन माइक घुमाने वाले नहीं। तो लोगों ने जब 7-8 बजे पानी, तब तक 4-4 फुट सामान ऊपर रख दिया, दुकानें खाली कर दी, कोई नुकसान नहीं हुआ। और जहां तक गांव के अंदर मामला था, जो तूफान आया था, उस तूफान के अंदर वाकई में लोगों का नुकसान हुआ था। और बाकायदा हम जन सहयोग से हमारे बाबूलाल जी जो भंसाली आडेसा वाला, उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे, मुझे दिए थे, और हमने आगे लोकल यहाँ की संस्था को दिए थे, 5-5 लाख दिए थे। वो मच्छरदानी बांटने के लिए, पैकेट बांटने के लिए दिए थे, उनकी मदद की थी। बाकी और लोगों ने बहुत मदद की थी, भामासन मदद की थी। कुल मिलाकर के लोगों को तकलीफ नहीं है, वो व्यवस्था तमाम जनप्रतिनिधियों ने की थी, हम भी उसके साथ रहे थे। सर इस भयंकर त्रासदी में कोरोना काल भी आया था, और कोरोना काल में आप खुद 2 बार भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, और उस पॉजिटिव होने को आपने नजरअंदाज करते हुए भी लोगों की सहायता की थी और ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे हॉस्पिटलों में वगैरह, कि भाई अपने सांचौर की जनता को जल्दी से जल्दी सुविधाएं उपलब्ध हो। तो कोरोना में सांचौर में ऑक्सीजन प्लांट सांचौर हॉस्पिटल लगा था जी। साथ ही यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट गुजरात में था जी। वो सांचौर के जैन समाज के आदमी का था। तो उन्होंने भी बहुत मदद की, जो भी मतलब जब टेलीफोन के तो ऑक्सीजन बांटते उन्होंने भेजे थे, गाड़ी भेजी थी। और मेरे खुद को तो कोरोना इसलिए हो गई, पंचायत के चुनाव थे और जब पंचायतों की टिकट देनी थी डेलीगेट्स की, तो लोग संपर्क में आने से मुझे कोरोना हो गया। बाकी कोरोना मुझे होने वाला नहीं था। फिर मुझे जयपुर भर्ती करवाया गया, क्योंकि मेरे मतलब बीमारी ज्यादा बढ़ गई थी, और इंजेक्शन भी दिए गए, उससे मतलब काफी मैं मतलब तकलीफ में रहा। परंतु वापस आने के बाद में दोबारा लहर आई थी कोरोना काल की, उसमें भी लोगों की काफी सावचेत किया, लोगों को चेताया। कुल मिलाकर के कोरोना के अंदर फर्स्ट जो वेव आई थी, उस फर्स्ट वेव में कोई क्षति नहीं हुई, परंतु दोबारा जो वो बड़ी खतरनाक थी, ऑक्सीजन की बड़ी तकलीफ आई, और काफी लोग ऑक्सीजन के अभाव में कोई डर के मारे काफी लोग ऊपर चले गए। मेरा एक मित्र था बाड़कर राम देवासी, तो मैंने बहुत कोशिश की, परंतु डर उसके दिमाग में बैठ गया। बेटा कह रहा था उसका कि राम जी डर रहे, डरो मत, बाड़कर कुछ नहीं होगा। परंतु कहते कहते मतलब बातें करते करते चले गए। तो वो आज हमारे बीच में नहीं, परंतु उनकी कमी हमें आज भी जो कारण जाते हैं वो कमी हमें महसूस होती है। इस तरह कई साथी हमारे चले गए कोरोना काल के अंदर, वो बड़ा दुख की घड़ी थी। उसके बाद लंपी आई, लंपी के अंदर बाकायदा सब जगह सेंटर भी खोले थे, गौशाला में सरकार ने फ्री ट्रीटमेंट भी दिया था। मैंने भी मेरे एमएलए कोर्ट से 10 लाख रुपए दिए थे लंपी की दवाई खरीदने के लिए। तो पूरा मतलब सरकार ने पूरी मदद की, हमने जहाँ तक बढ़ सके हमने हमारी हैसियत के अनुसार हमने पूरी मदद की। जी। जहाँ तक सर आपके व्यवसाय की बात करते हैं, जैसे ममता मिल्क डेयरी प्राइवेट लिमिटेड सांचौर और जिप्सम फैक्ट्री हलीवाव, सर आपके पास में समय बहुत कम रहते हुए फिर इन सारी चीजों को आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो मैंने फैक्ट्री में 78 वकील बन के आया था जी। 82 मैंने वहाँ फैक्ट्री बनाई थी जी। और फिर मैंने मेरे से नहीं अकेला था इसलिए मैंने किराए दे दी। आज मेरा छोटा भाई वो देखता है, और डेयरी है वो मेरे ये मेरा भाई का लड़का वो देखता है, भागीदार है। और डेयरी में शुद्ध चीज मिलती है, जो भी घी दूध बटर जो भी मिलता है जी। कई बार शिकायतें लोगों ने की और जांच की, तो बिल्कुल
30-32 RM का घी पाया गया। हमारा जो दूध दही घी है वो अमूल और सर्स के काउंटर में बिकता है, जी। तो हमसे उनसे थोड़ा बढ़ के रखते हैं तब जाके बिकता है, वरना कोई नहीं बिकता है। तो बाकायदा 50,000 लीटर दूध दही दूध छाछ बिक रही है, घी बिकता है। घी तो मतलब यहाँ तो मतलब पंजाब तक हमारा घी ले जाता है, क्योंकि पंजाब सर्स जो अमूल का घी है उसमें जर्सी गाय का घी है जी। जर्सी गाय के घी में घी की सुगंधी आती है। जी। यहाँ का जो सांचौर घी है, जो सांचौर की गाय भैंस का घी है, वाकई में घी महसूस कर घी है जी। इसलिए ब्याह शादियों में जाते हैं बिल्कुल शुद्धता है, कोई किस तरह की मतलब वहीमन नहीं है। दूध दही बिल्कुल साफ बेचते हैं, मेरे जमाई देखते हैं, मेरे भाई का लड़का देखते हैं। जी सर, बात करते हैं 2018 की, जब एक राजस्थान पत्रिका ने गुप्त सर्वे कराया था, उसमें यह था कि भाई कौन सा राजस्थान का मंत्री है वो सबसे ज्यादा अपनी जनता के साथ में रहता है। उस गुप्त सर्वे में सर आपने प्रथम स्थान हासिल किया, तो कैसे सर आप आना जाना कर लेते थे और अपनी जनता को भी समय दे देते थे और विधानसभा को भी समय देते थे? देखो, मैं शनिवार रविवार यहाँ रहता था 2 दिन जी। और फील्ड में भी घूमता था जी। यहाँ सवेरे लोग आते थे, उनसे भी मिलता था, उनके काम का समाधान करता था जी। तो 5 दिन वहां रहता था, तो 2 दिन के जिले में टूर में जाते थे। 2 दिन यहाँ रहना जरूरी थे, या कोई कार्यकर्ता घर शादी हो या दूसरा को काम हो, तो हर वक्त हमने यहाँ हाजिरी दी है। मंत्री रहते हुए भी मैंने यहाँ मतलब पूरी हाजिरी दी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोरोना काल के अंदर जो 4500 लोगों की मौत हुई थी सांचौर के अंदर, हम जो लिस्ट बनाई थी 45 लोगों को मैं घर घर गया था जी। कम से कम 15 दिन मेरे लगे थे। 15 दिन प्रत्येक लोगों की जो कोरोना काल में या जो जनरल नेचुरल मौत हुई थी तमाम के घर में गया था। करीब 7-8 हजार लोग थे ऐसे थे। 45 लोग तो कोरोना से डेथ हुई, बाकी जो नेचुरल मौत हुई थी हर घर के अंदर 15 दिन में गया था, उनके सुख दुख में भागीदार हुआ था, उनकी आश्वासन दिया था, उनको हर बात की कोरोना में क्या हो सकता है पूरे डांट से बताया था। सर, एक दिन में 50 शादी अटेंड करने का ना रिकॉर्ड भी आपके नाम है। एक दिन में जहाँ भी शादी या ब्याह जागरण होता था तो आप सारी अटेंड करते थे। देखो, जनप्रतिनिधि की ड्यूटी बनती है कि जो लोग अपने कार्यकर्ता याद करते हैं। मेरे को भी 51,000 वोट मिले, तो उनकी 51,000 अगर टेलीफोन करेंगे या 51,000 में से बाहर का कोई भी टेलीफोन करेगा तो मुझे वहां जाना जरूरी है। मैं सवेरे 7 बजे रवाना हो जाता, कई जगह तो लोग सो रहे थे वहां चले जाता कि भाई अब आगे के भाई ज्यादा जगह जाना, तो मैं रात को 11 बजे तक चलता। एक बार मैंने 52-53 शादी अटेंड की थी और कुल मिलाकर के जो शादी उस दिन नहीं जा पाता तो बाकायदा लिस्ट पेंडिंग रहती, और जब शादी कम होती तब उन घर जाकर कहता भाई शादी ज्यादा नहीं आ पाया, परंतु आज मैं आपके बीच में हाजिर आया। लोग बड़ा मतलब महसूस करते कम से कम आपने हमारी तवज्जो दी, मेरे को तवज्जो दी, आप शादी में नहीं आई परंतु आज आकर के आपने बड़ा एहसान हमारे ऊपर किया है। तो जनप्रतिनिधि ड्यूटी बनती है कि आपको कार्यकर्ता याद करते हैं, उनके गमी के अंदर उनकी खुशी के अंदर आपको शरीक होना चाहिए। ये भावना लेकर मैं 2008 से आज दिन तक चल रहा हूँ। सर, शिक्षा जगत के स्तर में आपने कॉलेज, IIT, आयुर्वेदिक संस्थाएं जैसे खुलवाए, उसमें आपने कहीं किसी भामाशाह का भी सहयोग प्रदान लिया? देखो, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गहलोत साहब यहाँ पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री तब आए थे, रेड के अंदर घूमे थे, और जब भी मैं लिस्ट लेके जाता ये स्कूल हमें देनी है तो गहलोत साहब के स्कूल हम इतने आपने एरिया देखा साहब, हमारा अनपढ़ एरिया है, पढ़ा लिखा एजुकेशन में हम जालौर जिला पीछे है, हम तो उससे पीछे, तो कम से कम 118 स्कूल है, 12वीं स्कूल है की, 10वीं कुछ की 12वीं की, प्राइमरी स्कूल खोली, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, संस्कृत स्कूल खोली। तो एक राजस्थान के अंदर आजादी के अंदर जितनी स्कूलें खुली पिछले 70 साल में, इतनी 5 साल के अंदर खुली। मैंने पिछले 8 से 13 में चुनाव हार गया था, परंतु मेरे सांचौर में गहलोत साहब ने मेहरबानी करके कॉलेज खुलवाया था और भीलवाड़ की मेरे साथ पढ़े भेर सिंह दैया यहाँ प्रिंसिपल लगे थे। जैसे सरकार चेंज, बिजली सरकार आई, कॉलेज बंद कर दिया। वो कम से कम 4 महीने कॉलेज चला था तो बंद कर दिया। और इस पिछले 5 साल के कार्यकाल के सांचौर में चित्रानंद 2 रेगुलर कॉलेज करवाए, संस्कृत कॉलेज शेवड़ा में करवाया, 2 IIT कॉलेज करवाए। ये 5 कॉलेज इस 5 कार्यकाल के अंदर में 2 SC की 17वां, कस्तूरबा 17वां सांचौर, चित्रण 17वां करवाई, और CSC चित्रण CSC नहीं थी, CSC करवाई, CSC बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। तो अब वर्तमान में कॉलेज की बंद पड़े हैं, दोनों कॉलेज के काम बंद पड़े हैं, लड़के बाहर बैठते हैं, किराए के दूसरे कमरों में बैठे हैं। तो PSC और कस्तूरबा कॉलेज दोनों पूरे हो गए, परंतु कस्तूरबा हॉस्टल को चालू नहीं करेंगे। जो
समय में चालू करने, ताकि जो गरीब लोग हैं SC ST के उनको फायदे मिले। तो मेरी सरकार से मांग है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं कि इन हॉस्टल को विधिवत चालू की जाए। मैंने उद्घाटन कार्यकाल में पहले कार्य कर दिया, अभी तक वो चालू नहीं किए, तो हमने लिखा पढ़ी भी है, निवेदन भी करें, जल्दी चालू की जाए। जी सर, एक आपका परम मित्र है जिसने अपने जिला मुख्यालय को एक ट्रॉमा सेंटर बना के भी दिया है, और एक आपके सगा श्री कैलाश जी अपने मांझू है जो हरियाणा निवासी, उसने आपने अपने विद्यालय भवन भी बना कर दिया है। ऐसे भामाशों को आपने किस प्रकार के प्रेरित किया? देखो, ये जो गौर जी हैं, जाखल के रहने वाले हैं, कालूराम जी मांझू। जाखल जो ट्रॉमा सेंटर किया है जी, वो जाखल के रहने वाले हैं। जाखल मेरा ननियाल है जी, और जो उनका बेटा है दुबई रहता, मेरे छोटे बेटा जो सी मुंबई में रहता, उनके मित्र है, और कहा कि भाई आप इसमें सहयोग करो, तो उन्होंने जाखल के अंदर स्कूल बना के दी थी जी। और एक मेरे छोटे भाई का ससुर है कालूराम जी, उन्होंने भी हरियाली के अंदर कम से कम 2.5 करोड़ की स्कूल बना के दी। सर, आजकल के जमाने में एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे जन्म दिवस मनाना या शादी की सालगिरह मनाना, इन सारी चीजों में आप विश्वास करते हैं? तो मैं तो मेरा नहीं मनाता हूँ जी। मैं गत वर्ष जयपुर था, मेरी पोती का जन्मदिन था, और मेरी पत्नी का पापा दादाजी मेरा जन्मदिन, मैं तो बेटा इसके खिलाफ हूँ, मैं तेरा केक नहीं काटा, दूसरे से कटाऊं, क्योंकि मैं इस चीजों से खिलाफ हूँ जी सर। अब केक की खाना है तो आप गाय का हलवा बना दो, गाय का मिठाई का मावा बना दो, वो बना काटो, केक क्या काट खाते, उसका केक बना दो, काटो खाओ। इसकी फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए। जब आम आदमी का जीवन दुभर हो रहा है, आप फालतू के केक काट रहे और बर्थडे बना रहे। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ कि जब अपन झोपड़ी में पैदा हुए, झोपड़ी में हमारी शादी, आज हकीकत बात है कि झोपड़े में जन्म हुआ मेरा, और शादी झोपड़े में, मेरे बच्चों तीनों का जब झोपड़े थे गांव के अंदर, वहां जन्म हुआ। अभी नहर आने के बाद में लोगों को लहर आई, बाहर गए लोग, तब जाके मतलब मैंने डेयरी का धंधा किया, तब जाके पैसे, बाकी पहले पैसे कहाँ थे। मतलब मेरी जब शादी हुई थी, जान में छठी पड़ता था, तो हमारी बिस्तर रात लाल पगड़ी बांधते नहीं, इसलिए कि गाँव का रवानी थे जेठा, उससे पगड़ी लाए। अच्छा। और एक नाड़ के अंदर पगड़ी दी, एक नाड़ वापस ला के दिया, और गाँव के विजय सिंह ठाकुर उनकी तलवार लाई, क्योंकि अपने किसानों गांव में तलवार होती नहीं थी, घरों में तलवार नहीं थी, लाल पगड़ी नहीं होती थी। आज सब व्यवस्था है, आज शादी में लड़के जाते हैं 500 सांप के साथ जाते हैं जी, और हम तो दूसरे सांप ला की शादी की है, तो मतलब क्या व्यवस्था थी, वो व्यवस्था थी, उसमें खुश थे जी। तो एक सादगी जीवन रखनी चाहिए, तब जाकर के मतलब आदमी मतलब कम से कम जरूरत आपकी होनी चाहिए, कम से कम जरूरत होगी तभी आप सुखी रह पाओगे। सर, आपका जन्मदिन और राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जन्मदिन भी सेम डे 3 मई को आता है, और एक बार सर आपका एक मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा था, आप मतीरा फोड़ के खा रहे थे और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। देखो, मतीरा का मैं आदी हूँ खाने का। ये जो देसी चीजें मतीरा है या चिमड़िया है जी, काकड़ी, इनका मैं शौकीन हूँ। बाजार की चीजें नहीं खाता मैं। मान लो सेव के अंदर 6 दवाई डालते तब जाके सेव तैयार होती है, तरबूज 8 दवाई डालते तब तैयार होती है। तो वो रास्ते में आ रहा था जयपुर से, और गांव का आदमी मतीरा तरबूज लेके बैठा था, मैंने वहाँ खाना शुरू कर दिया। अच्छा। और जन्मदिन तो पहले क्या होता था, जब पहले के भर्ती करने जाते ना जी जी, तब पूछते हैं कि भाई मान लो जुलाई में चले गए, तो गुरुजी पहले वाली तारीख डाल, कितने साल लगे, 5 साल का हो गए, तो डाल कर देते। वो इस तरह से 3-5 लिखी हुई है, बाकी एक्चुअली ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है। सर, आज से 70 साल पहले आपके परिवार ने कैसे भाप लिया कि आने वाला समय शिक्षा का ही रहेगा? देखो, मेरे पिताजी सरपंच थे, यहाँ आने जाना होता था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक वेदराज जी मेरे वहां लगे हुए थे बूंदी के, उन्होंने मेरे पिताजी एक को तो सुखराम वकील बनाओ जी, इसको डॉक्टर बनाओ, इसको इंजीनियर बनाओ जी। तो उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर भिनवाड़ में पढ़ रहा था। अच्छा। तो यहाँ जालोर जिले में उस वक्त कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं था, साइंस। अच्छा। बायोलॉजी नहीं थी जी, पूरी जालोर में जी। मनोज सिंह का छोटा भाई बायोलॉजी में 9th 10th के अंदर बाड़मेर पढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी ने कहा भाई तू वहां से टीसी ले आओ बड़ा भीनमार से, आपको बाड़मेर भर्ती कराएंगे सेकेंड ईयर में। मैं सेकेंड ईयर भर्ती हुआ, मेरा छोटा भाई बायोलॉजी में बाड़मेर भर्ती हुआ। तो यहाँ जब पढ़ाई थी नहीं, इसलिए वहाँ मतलब भर्ती कराया। बाकी तो जब उस वक्त मेरे पिताजी सरपंच थे, पढ़ाई रुचि थी, तो मतलब बच्चों को सभी को पढ़ाया, परिवार ने पढ़ाया, उस हिसाब से सभी नौकरी लगे किया। जी सर। एक आपके कांग्रेस
कार्यालय सांचौर में एक 3 महान व्यक्तियों की एक तस्वीर लगी हुई है, जिसमें मगरम, वेद और विश्वेश्वर दत्त और उदयराम, इनका आपके साथ में क्या संबंध? देखो, वेद जी का तो हमारा एहसान ये था कि मतलब मेरे पिताजी को गाइड करते भाई इसको वकील बनाना है, पैसे कम पैसे भी देते, जी। परिवार से वहाँ केरिया गांव रहते थे। जी। तो एक मतलब पंचायत उस वक्त फाटक चलती थी, तो वो फाटक काम भी देखते थे जी। उन्होंने कह रहा था कि आपको भाई वकील बनना है, डॉक्टर बनना, तो वो एक गाइड मेरे पिताजी के इस हिसाब से हमने वहाँ उनकी फोटो लगे, उनका स्वर्गवास हो गया। एक उदयराम जी स्वार थे, मेरे ननियाल पक्ष में थे, पुर में जाकर, मेरा ननियाल है परंतु अच्छा। वो पुर से जाकर आए थे मेरे ननियाल वाले। तो मैं जब मेरा मकान बना वो उदयराम स्वार का था, वहाँ ऊँट बांधता था। अच्छा, ऊँट पे आते थे? ऊँट बांधता था, ऊँट अच्छा। स्वार था। अच्छा। ऊँट बांधता था। तो मेरे कहा कि भाई मेरे कोई बेटा नहीं, 2 बेटी हैं, तो मेरा रिश्ते भाड़े देता, मैं प्लॉट तेरे को दूंगा। 14,000 प्लॉट वो मेरे को दिया था। तो मैंने रहना शुरू किया वहाँ पे, और रातों रात बनाकर तैयार शुरू किया। और जब उदयराम जी एक्सपायर हुए तो 12,000 रुपये मैंने दे दिए थे, 2,000 बाकी थे। पांचाराम जो चपरासी लगवा था उसको गोद उदयराम लिया था, उस मैंने 2,000 उसको दिए, तो उदयराम तस्वीर लग गई। 30 से एक बैंक के मैनेजर थे केरिया के अंदर, देवल साहब, देवल साहब मैनेजर थे केरिया के। और 79 के अंदर बाढ़ आई थी, मेरे करीब 350 बीघा जमीन, 370 बीघा जमीन केरिया के लोनी नदी के पास, पुल के पास थी जी। वो पूरी की पूरी जमीन बह गई जी। और रेत आ गई पूरी के अंदर। और मेरे पिताजी 5 भाई थे, 5 भाई हलीवा गांव में कमरा बना रखा था पत्थरों का, टीन शेड का। 2008 में भीनमार से टीन ला करके, लकड़ी ला के, बैलगाड़ी चला के बनाया था। 5 परिवार वहां रहे। उस कार्यकाल के अंदर केरिया गांव के सांतरी आचार्य लोग रहते थे, 20-25 घर थे जी। उनके रावों की लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा इस गांव में अपिया करेंगे, इस गांव का पानी नहीं पिएंगे, पूरी खेत है, सुखराम जी कोजराम जी को बेचेंगे जी। तो 1 देशी बीघे के 500 रुपये जी। उस वक्त पैसे हमारे पास थे नहीं थे। और मैं यहाँ रघुनाथ जी के मकान में रहता था। मैनेजर साहब थैला लेके देवल साहब आए कि सुखराम जी आपके गांव बैंक खोलनी है जी, तो आपकी बैंक खोलनी, मेरे खेत की रजिस्ट्री करवानी है। अच्छा। तो थैले में पैसे हैं, एक आदमी को 3,000 रुपये दूंगा जी। और 3,000 के हिसाब से हमने करीब 40 बीघा जमीन की, हमने मेरे 500 परिवार की, मेरे साड़ा की, मेरे मामा की रजिस्ट्री करे गांव की। आज वो कीमती जमीन है। उस हिसाब से वो बड़ा एहसान था देवल साहब नहीं होते तो वो जमीन हमें नहीं मिलती। उस हिसाब से देवल साहब का फोटो, देवल साहब का, उदयराम का, वेजी का, तीनों का फोटो लगा हुआ। इसलिए कोई आदमी का मतलब एहसान परिवार के उसके जी सही उनको याद करें, उस हिसाब से मेरे ऑफिस की तीनों फोटो लगे हुए। जी सर। आज से 30 साल पहले जालौर के जिला कलेक्टर के ऊपर आपको कुर्सी फेंकने का आरोप है और आपके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया सर। देखो, सरनऊ का कोई मामला था जी। तो कलेक्टर साहब ने मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो हमने कहा उन्होंने कहा आप ट्रक भर के गाड़ी लेके आ जाओ, करीब 100-200 लोग आगे। और कलेक्टर साहब अभी शायद रिटायर हो गए, वो हॉल का उद्घाटन करना चाहते थे, मैं उस वक्त प्रधान था जी। और मैंने कहा कलेक्टर साहब उद्घाटन कैसे करूं, जो हॉल ही अधूरा है। तो हमने जो नेम प्लेट लगाई थी वो नेम प्लेट हटा दी वहां से और कोई छापा वगैरह नहीं बनवाए। उससे कलेक्टर साहब नाराज हो गए। वहां फिर मतलब कुर्सी भी चली की, बाकी मतलब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन गलत लिया, इस हिसाब से लोग खिलाफ थे। तो लोगों ने सरनऊ के लोगों 50-60 लोग आए तो उन्होंने वो हाजिर किया था। बाकी मेरी ड्यूटी बनती उनकी पैरोकारी की थी, बाकी हमने कोई लड़ाई टंटा उनसे नहीं किया था। जी सर। सर एक बात ये भी सुनने में आया है कि आपके विधानसभा सदस्य न रहते हुए भी आपने कई बार चक्का जाम और हाईवे बंद करवाया था। देखो, जब 2008 में मेरे को टिकट मिली जी, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों के जो दैनिक कामकाज है या सार्वजनिक कामकाज है, उन कामकाज की मैं पैरोकारी करूं, कामकाज कराऊं। जब कामकाज नहीं होते थे ना, तब फिर माइक मेरी गाड़ी पर लगा हुआ रहता था, जहाज में बिछा के बैठ जाते थे, अपना आप लोग काम करते थे। फिर लोगों के ट्रेंड बढ़ गया, भाई सुखराम जी आगे माइक लेके इसलिए काम कर दो, तो काम भी आसान होने शुरू हुए। मैं बकायदा बिजली बोर्ड के आगे कैंप लगाता,
जी। पीएचडी का कैंप लगा था, नर्मदा का कैंप लगा था, एक समस्या समाधान लगाया। अब हम पुनः समस्या समाधान जो कैंप लगे थे पहले अगले वर्ष हम चालू करेंगे, ताकि बिजली के बिल कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, या पानी का कनेक्शन जो भी जेजेएम का मामला चल रहा है उसमें क्या कमी है तो पूरी हो, पानी का जो नर्मदा की क्या कमी वो पूरी हो, तो अगले साल से पुनः कैंप चालू करें। जी सर, अभी सर राजस्थान में उपचुनाव होने जा रहे हैं और डूंगरपुर की 84 विधानसभा से आपको सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया है और राजस्थान के स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। तो सर आपने क्या स्थिति देखी वहाँ 84 विधानसभा मैं से? वहाँ 2 बार जाके आया हूँ, दीपावली के दूसरे दिन में 2 तारीख फिर जाऊंगा जी। क्योंकि हमारे पिछले बार एमपी के चुनाव में जो बीटीपी ने समझौता कर दिया जी। तो वहाँ के जो लोग थे समझौते के खिलाफ थे जी। तो हमने पहले मीटिंग की, ऊपर तक बात पहुंचाई कि कांग्रेस पार्टी को समझौता नहीं करना, चुनाव लड़ना है जी। तो हाईकमान ने हमारी बात को माना, समझौता नहीं किया। एक नौजवान साथी है महेश रोथ है, उसको टिकट दी, वो हमारा वो एनएसएस से जुड़ा हुआ प्रेसिडेंट भी रहा हुआ, बड़ा एक्टिव लड़का है, तो लोगों की भावना के अनुसार उसको टिकट दिए, चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, हार जीत पब्लिक आज, बाकी चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं रखेंगे। जी सर। सर आज से लगभग 15 साल पहला एक समरतल से एक रथ आया था और आपने उस रथ के समक्ष एक बाल विवाह समाज में फैली जैसी कुरीतियों को बंद करने का संकल्प लिया था, क्या वो संकल्प अभी भी कायम है? देखो हम शुरू से मोशक, बाल विवाह और ये नशा के खिलाफ है जी। तो रथ जो आया था उनमें प्रचार भी किया था। 2003 में हमने समाज की मीटिंग की थी, मीटिंग करने सर्वसम्मति निर्णय लिया था, नहीं तो कोई मोशर करेगा, नहीं नाबाली ब्याह करेगा, नहीं कोई अफीम डोडा गड़ेगा। मेरे पिताजी के छोटे भाई थे उदयराम जी, 2004 में बहुत हुए, बाकायदा हमने चोपड़ी रोटी दाल की। आज दिन तक हमारे परिवार में चाहे शादी हो चाहे गमी हो जी, हमने किसी को अफीम नहीं दिया जी, किसी को डोडी नहीं दिए, बिल्कुल सात्विक चोपड़ी रोटी डाल दी, और ब्याह शादी में किसी को अफीम वगैरह कुछ नहीं दिया। बिल्कुल समाज की जो पालना थी जी, उस पालना के अनुसार हम चले। बच्चे तो हम कम लोग थे परंतु कम हिसाब से हम चले। उसके बाद भी एक मजिस्ट्रेट आ गए 5 साहब, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि तमाम जातियों के लोगों के मोशर उन्होंने बंद करे, उसमें हमारे समाज की बंद हो गए। SC/ST गरीब समाज के लोग थे, उनकी मोशर बंद होने से बड़ी रिलीफ मिली, बड़ी मेहरबानी की 5 साहब मजिस्ट्रेट ने कि लोगों के मोशर बंद होने से उनकी जमीन बिकने से रह गई, वो हाड़ी रहना पड़ता दूसरों के सामने, 4-4 हजार कर्जा होता, तो बाकायदा हम उसके खिलाफ रहे। यहाँ तक मैं मतलब 16 साल तक जी 4 से लगा करके मजिस्ट्रेट जब आए 16, 17, 18 आए, तब तक हम किसी की मामेरे में ब्याह शादी में नहीं गए, हमने मामेरे गीत भी नहीं सुने, क्योंकि हम जाते नहीं थे। पूरा गांव जा रहा है, हमने चुपचाप घर बैठे थे, हम वहां नहीं गए। मेरे एक ही बेटी है, मेरे बेटे की 2 की शादी थी बड़ी की, परंतु वहाँ थड़ के अंदर बाड़मेर जिले में मोशर का नाबालिग ब्याह का प्रचलन था जी, तो मेरे 2 का नाबालिग का डोरा बांध दिया, संबंध कर दिया, तो मैं उनसे बड़ा नाराज हो गया, आपने क्यों बांधा जी, हमारे हाथ में नहीं, मेरे परिवार में बांध दिया। तो मैं एक बेटी की मामले में नहीं जा सकता, क्योंकि जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी हम नहीं जाएंगे, तो एक बेटी का मामला एक बार होता है मेरा, उसमें भी नहीं गए, क्योंकि जो जबान तय उस जबान पे हमें रहना है। मैं तो यही मानता हूँ कि गुरु महाराज जामवी जी ने कहा था कि पंथ का बात, समाज में जो बात तय उसका अगर तोड़ता है जी जी, उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं जो टिकट मेरे को दी गई, मैं तो ये मानता हूँ समाज ने जो बात तय की है उसकी मैंने पालना की, उस पालने की वजह से मेरे को टिकट दी है। जी सर, आपको किताबें पढ़ने का भी ज्यादा शौक है, आपने हजारों से ज्यादा किताबों का संग्रह कर रखा है। मेरे करीब 4-5 हजार किताबें हैं जी, सब तरह की किताबें, धार्मिक भी और सभी तरह की किताबें हैं। मैं जब चुनाव हारा तो मैंने एक मेरे रिश्तेदार कर गया, 2 टीचर भाई थे, मैंने कहा भाई महाभारत पूरी पढ़ ली जी, 1300 पेज की महाभारत थी, दिन भर में 1000 पेज पढ़ पाए, वो 300 पेज अभी बाकी है। इसमें क्या लगा, पढ़ने का प्रयास किया, अभी भी तमाम किताब मेरे पास है, तमाम धर्मों की किताब मेरे पास है जी, वास्तु किताब मेरे पास है, पूरी पढ़ते हैं। और यहाँ तक जब मैं चुनाव
हार गया था तो पीछे किताब लेके पढ़ता जी। तो मेरे एक देवासी देवासी ड्राइवर था, वो घर आके शिकायत करता कि लोग तो रामस्वामी करते हैं, ये पीछे बैठे किताब पढ़ते हैं, अच्छा। इनको ये किताब साथ में रखनी बंद कर दो। तो मेरी प्रतिबंध लगा, मैंने किताब उसकी बात बंद कर दी। तो आज भी मुझे समय मिलता है तो मैं किताब साथ रखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। आदमी का दिमाग तभी सही रहता है तब किताब पढ़ता है। आदमी किताबें नहीं पढ़ता है। मैंने जितने अंग्रेज लेखक थे, डेल कार्नेगी, तमाम जो बढ़िया लेखक थे, तमाम की किताबें पढ़ी है। एक आप भी किताब पढ़ना, एक मतलब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, कौन सी सर? मतलब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, चेतन अचेतन, बहुत बड़ी किताब डेल कार्नेगी लिखी है। आपका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत बढ़िया किताब, हर एक आदमी पढ़ना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूँ डेल कार्नेगी किताब पढ़ने की देता हूँ। इस कॉन्शियस अनकॉन्शियस, चेतन अचेतन, दो मन होते हैं आपके, चेतन मन है, एक अचेतन। दिन को आप जब सोचते कोई दिमाग में तय करते हो तो दिमाग में जो बीत बात फीड होती है, जो एक चेतन मन है वो आपके दिमाग का ड्राइविंग करेगा। वो दिन को आपने तय की उसी अनुसार चलाते हैं। तो किताबें आपको पढ़नी चाहिए। और मेरे बकायदा मेरी जो साइट है उस पर कितनी कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए वो लिस्ट डाल रखी। सर, अब कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप गांव में एक वृक्ष के नीचे और खाट पे किताब पढ़ रहे थे, तो ऊपर लिख रखा था गांव के सुकन। देखो, जहाँ जब कोई फ्री होता है, मैं कई बार दिन को 2 बजे 3 बजे वापस आ जाता हूँ गांव से, ऊपर कमरे में बैठ किताब पढ़ता हूँ। किताब मेरा पूरा शौक है और जो ज्ञान मिला है वो किताब के मार्फत मिला है। ज्ञान जो घी में दीपक का जो तेल होता है ना, वो तेल रूपी ये किताब है जी। आप दीपक को जलाओ, तेल डालना पड़ेगा जी। और आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, बोलना है, तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। इस हिसाब से किताब शौक है, शुरू शौक है। आप मेहरबानी ऊपर वाले की है कि 73 मेरी उम्र है, दिन भर में बिना चश्मे किताब पढ़ता हूँ, चश्मे लगे हुए नहीं, तो ये तो ऊपर वाला की मेहरबानी है। और मेहरबानी साथ साथ मैं मतलब पिछले 20-25 साल से त्रिफला का चूर्ण का सेवन कर रहा हूँ। त्रिफला के चूर्ण से मैं आंखें धोता हूँ, उस हिसाब से अभी तक नेत्र ज्योति बराबर बनी हुई। जी सर। सर, आप जहां भी जाते हैं तो अपनी गाड़ी में एक जाजम और एक माइक रखते हैं, क्या ये आपके जीवन के संघर्ष के साथी हैं? देखो, अधिकारी को किसी जाके लड़ाई करो, किसी के गलत बोलो और बाहर जाके जज में सके माइक चालू कर दो, अपना समझ आएगी, वहां काम करना पड़ेगा जी। जब कर्मचारी अधिकारी को ये माइक बजता है जी, तब वो ये महसूस करता है कब यहाँ से निकले जी, इनसे पीछा इनसे पेड़ छुड़ाओ। तो हमारे से पेड़ छुड़ाने के लिए जो भी काम होता है, वाजिब काम होता है, वो काम हमारा कर देते हैं। तो ये एक मतलब लोगों के अंदर एक भावना बैठ के काम तो यही करवाएंगे, आज भले बीजेपी को काम तो यही करेंगे। तो आज भी लोग आ जाते, मेरा काम तो राज पे, लेकिन वो काम तो आप करें। तो एक माइक के अंदर और एक संगठन के अंदर एक जाजम बहुत बड़ी ताकत होती है जी। जहाँ जाजम लगी है वो जाजम कभी खाली गई नहीं, जाजम लगी मतलब काम होना ही है। जी सर, बिल्कुल सही। पुराने समय में आपके पास में राजदूत जैसी महंगी मोटरसाइकिल भी थी, पूरा शौक लेते थे आप। देखो, मोटरसाइकिलें तो उस वक्त गाड़ियाँ थी नहीं जी, तो मैंने मतलब उस वक्त मोटरसाइकिल ली थी, क्योंकि मैं एक ट्रक यूनियन का अध्यक्ष होने की वजह से हमारा जिप्सम निकलती थी। तो जिप्सम में मैंने ताजा टेंडर ले रखे थे, तो उस टेंडर में ठेके में जो कमाई होती थी, उस कमाई से ऊपर मैंने मकान कराया, दूसरा माड़ा करवाया। उस कमाई से मैंने मेरे बेटे बड़े बेटे को और रशिया पढ़ाया, छोटे बेटे को पढ़ाया। उसी कमाई से मैंने मतलब महीने के 2 महीने में 1 लाख 1.5 लाख रुपए आ जाते थे। उस वक्त तो बहुत रुपए की बड़ी कीमत होती थी। तो वो जो सहयोग मिला, उस सहयोग से हम आगे बढ़े। जी सर। सर, राजस्थान के सांचौर विधानसभा क्षेत्र को हॉट सीट माना जाता है और उस हॉट सीट से आपको चाणक्य माना जाता है। क्या तर्क शक्ति है आपके पास में? जो देखो, हम तो कोई चाणक्य नहीं है जी। मैंने इतना काम करा सांचौर के अंदर कि 70 साल में काम नहीं हुआ जी। मेरे 99 मैंने सड़कें WMD, मेरा जो कार्यकर्ता एजेंट बैठता था उसको मैंने सड़कें दी, गांव ढाणी को 2-2 किलोमीटर की सड़कें दी। और ये MDR रोड जो आप बड़ी 7 मीटर चौड़ी रोड देख रहे हो, भीनमाल से डबाल तक, डबाल से आगे तक, जानवी से गलीपा तक, और आमले से लगा करके सरवणा तक, पीछे मतलब झाप वाली सड़क है, ये परवासी मीठी मेरी सी सड़क है। ये MDR 3 रोडें चल रही, तीनों रोडें पिछले कार्यकाल में दी। उसके अलावा जो मिसिंग की रोडें दी, नई रोडें दी, कम से कम 28 रेवेन्यू विलेज की रोडें नहीं दी।
कुल मिला के रोड क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ, जी। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ, कॉलेज क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ। जो चीजें गहलोत साहब ने जो चीज हमें मांगी, जी। गहलोत साहब क्या करते थे, मांगोगे आप थकोगे, मैं देता नहीं थकूंगा। जी, बिल्कुल। वो बात उन्होंने पूरी चरितार्थ की। और लोग ये आशा नहीं रहते कि सुखराम चुनाव हार जी। जाएंगे, परंतु कई कारण हो गए, जी। कई कारणों की वजह से मतलब मुझे चुनाव हारना पड़ा। मैं खुद महसूस नहीं करना था मतलब मैं चुनाव हारूंगा, परंतु कारण आप भी जानते हैं कि कहने की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। उन कारणों से वजह से मैं चुनाव हार गया, खाली समझ से मोटो फास्ता रहा। जी। मैं एक चुनाव से 24 घंटे 48 घंटे पहले एक मीटिंग हमने की थी, डेढ़, वो मीटिंग नहीं करता तो मैं जीत जाता। अच्छा। मीटिंग करने से मतलब उससे भी मतलब जो बीजेपी के लोग तो वो एक हो गए, वो भी मतलब नुकसान हुआ। जी। तो हार के मतलब कई कारण मिले हुए हैं। लोग कहते सुखराम जी ठीक है, परंतु मतलब ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, जी। वो कई करके मतलब चुनाव हार गया। परंतु हार जीत लोकतंत्र में होती रहती है। जी, बिल्कुल। हार जीत से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं भले चुनाव हारा हूं, परंतु आज लोग जहां भी याद करते हैं मैं वहां जाता हूं, चाहे उनकी शादी हो चाहे गमी हो, जाता हूं। लोग मेरे बात उनको काम करता हूं, बाकायदा अधिकारी बात को तवज्जो से बात सुनते हैं और काम भी करते हैं। कोई लोगों को कहते कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में जो राज बदला था थोड़ा टेंशन जरूर हुई थी लोगों की, राज बदलेगा फ्री लाइट चलेगी, मैं आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं। जी सर, आपके जीवन का ऐसा कोई करीबी परम मित्र रहा हो जिससे आपने हर अपनी बातें शेयर की हो, जैसे राजनीति की हो, सामाजिक की हो, घर की हो, ऐसा कोई आपका कोई क्लोज मित्र वगैरह रहा हो अपनी लाइफ में? देखो मित्र तो हर आदमी होते हैं जी। मेरे मित्र है, यहाँ के कई मित्र है, किसका नाम लूं मैं, बाकी निकटतम मित्र काफी मित्र, नाम लेने की जरूरत नहीं जी। है। नाम एक दो में लेके बाकी कोई भूल गए नाराज होंगे। जी। इसलिए हर आदमी के मित्र होते हैं, राजनीति के जिंदगी में ज्यादा होते हैं। तो मन की बात भी करने के मित्र भी होते हैं, वो अलग मित्र होते हैं। तो हर तरह के मित्र होते हैं, तो मित्रता तो रखनी चाहिए हर एक को। जी, बिल्कुल। हाँ, रखनी चाहिए, आपको भी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। विपक्षी पार्टी के साथ में भी आप मित्रता रखते हैं सर? बखैर देखो मेरे देवराम से संबंध है। जी बिल्कुल। मैं घर जाता हूँ, देव जी मेरे संबंध हैं। जी। बाकी कई लोग तो मतलब सोच समाज लोग कहते हैं सुखराम जी देव जी एक है, हम कोई एक नहीं है। जी। मेरे सामने चुनाव लड़े, परंतु देव जी का एक कहने का तरीका है, भाई जब सुखराम जी सही काम करे तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो राजनीति में किसी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। मतलब चुनाव लड़ने के बाद में हम तो यहाँ साथ बैठते हैं, साथ करते हैं। कई विधानसभा ऐसी है जहाँ लड़े जीते हुए चुनाव आम साथ बैठते नहीं, हम तो साथ बैठते जी। हैं, साथ खाना खाते हैं। तो ये तो लोकतंत्र का मामला, इसमें दुश्मनी रखनी भी नहीं चाहिए, नहीं रखते हैं। जी सर। सर, हीरालाल जी के साथ में आपका कैसा संबंध रहा? उनके चुनाव में आपने उसका फुल सपोर्ट किया, चुनाव प्रचार में? देखो हीरालाल जी हमने बहुत सपोर्ट किया, वफादारी सपोर्ट किया जी। हीरालाल जी के दिमाग में लोगों ने बात डाल दी, उन्होंने आपको ये तो आपके जाजम थे। हम कहा कि जाजम, हम तो इनके जयपुर दिल्ली गए तो हीरालाल जिंदाबाद नारे लगाते हुए गए, और टिकट अब नहीं थी, हमारे हाथ बात नहीं। बाकी हमने कभी धोखा तो मेरे जहन में नहीं। जी सर। हमने किसी के साथ में धोखा नहीं, कचहरी के अंदर वकालत की, सीधी बात कहते ये केस आपका नहीं जीतेगा। जी। इसमें आप दवा डिग्री नहीं होगी जी। आप लड़ो, भले डिग्री साहब केस लड़ो, भले डिग्री हमारी मत हो। मतलब कभी भी गलत बात नहीं की, कभी झूठी बात नहीं की, केस लिया तो उसकी मुगलता में नहीं रखा उसको, कभी गलत मेहनता नहीं लिया, बिल्कुल सही बात की। तो साफ बिल्कुल मुंह पे कहने वाले आदमी मुंह पे कहते हैं, आज भी मुंह पे कहते हैं। हमारे समाज को थोड़ा सख्त तरीके से कहते हैं, अफीम डोडा का विरोध करते हैं, नाबालिग का विरोध करते हैं। जहां भी जाते हैं डोडा अफीम बंद कराते हैं, बंद करो भैया, समाज का ये आम आदमी रास्ता नहीं होना चाहिए कि इसमें केमिकल आता है। डोडा अफीम जब सब्जी केमिकल आती थी, ये कहाँ से सस्ता मिलता है? तो लोगों को चेताने के लिए बातें करते हैं, तो असर भी होता है, उसका फायदे भी होता है। तो हीरालाल के साथ हमने कोई गदर नहीं की, वो उनका कहने का तरीका अलग है। बाकी हम तो हीरालाल जी के साथ रहे हैं, और साथ ही मेरे रिश्तेदार हीरालाल जी की छोटे भाई की जो पोती वो मेरे घर आती है, इसलिए कोई बात नहीं, वो तो उनकी समझ की बात है। मैंने कभी हीरालाल जी खिलाफ नहीं की है, नहीं करेंगे। जी सर, उनकी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने किस क्राइटेरिया के साथ में आपका चुनाव किया कि भाई कि ये प्रत्याशी घोषित किया जाएगा? देखो हमारा इंटरव्यू हुआ था जी, वो पूरा इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है जी। इंटरव्यू लेने के बाद में मुकुल वास्तविक ने, हमारे जिला अध्यक्ष थे उस वक्त समर जी, उनको टेलीफोन किया कि सुखराम जी फिट फॉर टिकट। जी। तो मेरे समर जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्या कह दिया कि टिकट मुकुल वास्तविक ने आपको फाइनल कर दी? जी। मेरे ये सवाल पूछे, इन मेरे साथ 2-3 उनको ये सवाल पूछे, इन्होंने मेरे से बिल्कुल उल्टी बात की। तो
मैं पैसे से वकील हूँ जी। और मेरी बात उनको पसंद आ गई, मेरे बात पे उन्होंने टिकट दे दी, कोई मतलब इंटरव्यू लेने के बाद टिकट फाइल कर दी। जी सर, एसीसी प्रभारी जो उस समय दिग्विजय सिंह थे, दिग्विजय सिंह ने आपको आमंत्रित किया चुनाव लड़ने के लिए, तो आपने ये कहा कि सर टिकट ले जाएंगे तो जमीनें बिक जाएगी, तो सर ऐसा दिग्विजय सिंह जी ने मतलब हम जो दीपावली के वहां थे तो पहले दिन गए थे, 2 दिन पहले दीपावली बाद में थी, तो हम जब एआईसीसी में गए दिग्विजय सिंह बाहर खड़े थे जी। अरे भाई आप दीपावली है घर जाओ, तो हमने कहा हम सांचौर के, आ रहे आप ठहरो आपसे बात करनी है जी। आप सुखराम कौन है, मैं हूँ, मेरे को दूर ले गए, तेरे को चुनाव लड़ने के पास, मेरे पास पैसे कहाँ चुनाव लड़ेंगे जी। पैसे की व्यवस्था अपना, चुनाव आपको लड़ना, किसी को कहना नहीं है, चुनाव आपको लड़ना है। मेरे को बोलो नींद नहीं रात को, तो कहने का मतलब यह था कि मतलब उस वक्त मन में ये थे चंदा कौन दे, कौन चुनाव लड़ेगा, पूरा समाज ने सहयोग किया, मेरे दोस्तों ने सहयोग किया, सतीश को सहयोग किया और आराम से चुनाव लड़ा, कोई तकलीफ नहीं। चौथा चुनाव तक मैंने तसल्ली से लड़ा, एक भी किसी का पेमेंट बाकी नहीं रहा। जी सर, जिस समय आप राजस्थान के मंत्री थे और एक मंत्री का प्रोटोकॉल होता था कि जैसे उसका कोई कॉल उसका पी अटेंड करता था, क्या सर आपने ऐसे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, गार्ड वगैरह रखना? देखो मंत्री के साथ में जब रवाना होते हैं बाहर तो बाकायदा गाड़ी आगे रवाना होती है, परंतु मेरे दिमाग ये बात थी सांचौर मेरा घर है जी, यह सब परिचित है जी। अब किसी के घर में गाड़ी लेके जाऊं और कल मान लो मंत्री हटा दे जी। तो फिर मैं बिना गाड़ी जाऊं, इसलिए जैसे सांचौर की सीमाएं आती तो गाड़ी हटा देते हम, और सांचौर से बाहर होते तब हमारे आगे पेट्रोल गाड़ी रहती। आदमी को सामान्य तरीके से रहना चाहिए, एक महसूस नहीं हो कि मंत्री बन के मेरे घर आए, ये मैं महसूस हो कि सुखराम मेरे घर आए, ये भावना लोगों के अंदर। इसी हिसाब से मैंने 5 साल तक सांचौर विधानसभा के न तो गाड़ी काम में ली, न कभी हुटर काम में लिया, न कभी पुलिस वालों काम में लिया। बिल्कुल मैं जिस तरह से मंत्री नहीं होते जिस तरह से लोगों के घर गया उसी तरह से मैं पिछले 5 साल में चला। सर आपके शासनकाल में राजस्थान गवर्नमेंट की 2 ऐसी भर्तियां थी जो सुबह स्टे लगने वाला था और आपने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाई। एक घोलासन का ऐसा अभ्यर्थी था, उसने आपको रात को भी ज्वाइनिंग दिलवा दी। देखो बड़ी मुश्किल से नौकरी लगती है जी, और 38, 35, 37 साल के बाद में कई 40 साल के बाद में जाके नौकरी लगते हैं और उनको पता कल स्टे मिल जाएगा, वो आदमी मतलब नौकरी नहीं लगे तो वो जिंदगी भर बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे कई कर्मचारी थे, गुलासन के अलावा कई लोग थे, रात को ऑफिस खुला करके सभी को ज्वाइनिंग कराई ताकि उनकी जो एक मन की कामना थी कि भाई नौकरी लग गई तो जब पूरी होगी जब ड्यूटी ज्वाइन करी, तो कई लोगों को हमने ज्वाइनिंग करवाई ताकि उनकी परिवार खुशहाल हो और वो जो उनकी मन की तमन्ना थी मैं टीचर बनूं या कर्मचारी बनूं, पटवारी बनूं, ग्राम सेवक, वो उनकी पूरी हो, वो बाकायदा हमने मजबूती के साथ उनको ज्वाइनिंग करवाई। सर आपके मोटिवेशनल वीडियो भी हम बहुत देखे, तो आजकल आप ऑनलाइन सांचौर के माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार से आज का जो ट्रेंड चल रहा है? देखो सादा रहना चाहिए जी, युवाओं को जी, कपड़े सादे पहनने चाहिए जी, ये मतलब श्रृंगार वगैरह नहीं करना चाहिए जी। चाणक्य नीति में लिखा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति विद्यार्थी हर्ष वर्जनते आर्थिक विद्यार्थी वर्जनते। मैं जहां भी जाता हूँ सादे रहो जी, साथ में नशे पते से दूर रहो जी। युवा जो होता है उसका दिमाग खाली नहीं होना चाहिए, खाली हुआ शैतान घर हो गया जी। खाली हुआ एक प्रत्येक आदमी पीछे एक प्रतिछाया चलती है जी, प्रतिछाया एक चलती है, एक महसूस करती है कब ये आदमी गलत रास्ते पड़े, कब मैं उसके अंदर घुस जाऊं, तो कब वो गलत चीजों का आदी बन गया, जैसे ही गलत चीज ले ली ये गलत रास्ते पे चला गया तो वो जो पीछे प्रतिछाया चल रही है वो प्रतिछाया अंदर चली जाती है, वो उसको सही रास्ते पे आने नहीं देती है। तो मेरा सभी युवाओं से निवेदन है बिल्कुल सादगी पूर्वक जीवन जीते हुए अध्ययन करें और माँ बाप की जो मन में तमन्ना है मेरा बेटा पढ़ कर लिख कर कुछ आगे बढ़े और मेरा नाम आगे रोशन करे, इस तरह से जीवन जीना चाहिए, इस तरह से मेहनत करनी चाहिए और पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो कुछ आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए। सर एक सवाल है कि जैसे नर्मदा के पानी को लेकर है, जैसे राजस्थान गुजरात सरकार ने राजस्थान को पानी देना बंद कर दिया जैसे नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने, तो उस समय सर पानी जितना क्यूसेक राजस्थान को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। इसके संबंध में सर आपने कोलकाता गए थे और तत्कालीन रेल मंत्री जैसे ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, तो इसका नर्मदा के पानी से और रेल मंत्री से क्या कनेक्शन था? वो 2008 में चुनाव हारा था, तो जैसे चुनाव हारा नवंबर के अंदर चुनाव हारा, नवंबर सीजन शुरू होती है जी, तो
ये जो अपने दियोदर है, या एक दियोदर होकर के कच्छ वो जो ट्रेन जाती है, ट्रेन के नीचे पाइप डाल करके नहर को निकाली होती, पाइप में पानी कम आ रहा था। जब हमने पैदल यात्रा की नहर तो हम पता चला, हम सोचरी पैदल गए तो पता चला कि पानी तो पीछे है ही नहीं, पाइप डाले हुए अंदर तो पानी इतना ही आएगा। तो मैं सीधा कलकत्ता गया ममता बनर्जी के पास में, 2 दिन बाद वो मिली, तो मैं एक सादा उसका ऑफिस वालों की कुर्सियां थी, तो मैं बैठा जाकर के, तो उन्होंने कहा कि क्या चिट्ठी ला के दे दो। तो मैं वो कुर्सी हटा कर, मेरे यहाँ के साथ सांचौर के 2-3 व्यापारी और थे, तो मैं कुर्सी हटा कर नीचे बैठ गया। ममता को जाकर, वो तो राजस्थान नीचे बैठ गया तो उसने कहा नीचे बैठ गया, जरूर मेरे विचारों का आदमी, ममता खुद आई कि आप नीचे बैठे। मैं क्यों, मैं 2500 किलोमीटर वहां से आए सांचौर से, किसानों के खेत खाली पड़े। मैंने, मैडम आपने राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का नाम सुना होगा, वहाँ पानी महंगा, खून सस्ता, वहां से हम आए, आप चिट्ठी भेज दो, क्या समस्या। मैंने समस्या सुना। उस वक्त रेल का जो एससी सेक्रेटरी उनको टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन में ट्रैक वहां से पट्टी हटा देंगे। बाकायदा 24 तारीख हमारे को याद है, 24 नवंबर को, दिसंबर को बाकायदा हम गए वहां। मेरे साथ 4-5 लोग और थे, इंदु सिंह थे, गंगाराम जी, सही बोलो, स्वर्गवास हो गया, अमरराम जी थे, काफी लोग थे। वहां हम गए और हमारे देखते देखते पट्टी हटाई और पूरा पाइप हटाए, पानी सीधा चलने लगा, तब जाके पानी आया। गत वर्ष जब मैं, मेरा लास्ट कार्यकाल था, उस वक्त पानी 1100 क्यूसेक आ रहे थे, तो पहले हम हमारे अध्यक्ष नर्मदा के राव मोहन सिंह जी, हम गांधीनगर गए, तो वहां गांधीनगर जाने के बाद में 1314 क्यूसेक पानी हुआ। फिर हम सभी लोग भोपाल गए, जहाँ उसका हेड ऑफिस है, ट्रिब्यूनल बैठता उनका, वहां गए, तब जाकर के पानी 1700 क्यूसेक किया, लोगों को पिलाई। आज भी आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों को पानी कम पड़ा, फिर धरने पर बैठेंगे और फिर हड़ताल करेंगे, ताकि लोगों को सीजन का पानी नियमित मिलना चाहिए। तभी जाकर के हम जनप्रतिनिधि, हमारे जो वोट लिए, वो वोट तभी चरितार्थ होंगे, तभी उनको फल मिलेगा कि हमने सुखराम जी बढ़िया वोट दिए, चाहे चुनाव हारा जीता भले ही हो, हमारे लिए तैयार रहता, तो हम हर वक्त उनके लिए तैयार है। जी सर। जहाँ से सांचौर शहर के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, जैसे आपने सूर्य नमस्कार का स्मारक पहले यहाँ सांचौर 4 रस्ता पर लगवाने का प्रयास किया, फिर अचानक सर आपने माकोपुरा चेक पोस्ट पर कैसे लगा दिया? देखो, यहाँ मतलब मूर्तियां लगी हुई थी, ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगा दी, और फिर यहाँ मतलब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, इसलिए जगह कम थी। और वहाँ मतलब शहर की एंट्री है, तो वहां लगा दी, नमस्कार भी लगा, सूर्य नमस्कार वहां लगा दिया, खाली नमस्कार वहां लगा दिया। उसके अलावा हमने यहाँ मतलब राव बल्लू जी थे, जो सांसद की स्थापना की थी, उनकी भी वहाँ मतलब कचहरी के आगे बहुत बढ़िया भाई मूर्ति लगाई है हमने, वो राजपूत समाज लगाई है। और तमाम लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारे समाज लगने चाहिए, विश्व समाज की अमृता देवी लगा दी, अग्रवाल समाधि लगा दी, यहाँ मतलब परशुराम महादेव की लगा दी। तमाम गुरु थे जिनका मतलब पुराने जो नेता लगे हुए शहीद, तो मतलब स्वर्गवास हो गया या चेयरमैन ने स्वर्गवास किया, उनके नाम का नामकरण कर दिया। जिन लोगों की मांग थी, उन मांग की पूर्ति हमने की चुनाव से पहले, और एक पहली बार महसूस हुआ कि गली स्थाप की। जी सर, ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगाने पर किसी तरह का कोई विवाद या ऐसी स्थिति? तो विवाद तो हमने नहीं, उनके लोगों की समझ कम थी, वो समझ नहीं पाए। हमने कहा भाई मूर्ति दिन को लगे, रात क्यों लगे? सीआई ने कहा ज्योतिबा की जो महान आदमी की रात की मूर्ति क्यों लगा, दिन को लगाओ, दिन को लगा दी बकायदा। जी सर, ऐसा है कि मतलब जिला बचाओ समिति का आपने गठन किया गया, और जिला बचाने के लिए आपने एक उद्योगपति से भी बात की, एक हाडेचा के उद्योगपति बाबूलाल जी भंसाली, आप उनके निवास पर भी गए और वो भी आपके निवास पर भी आए। तो जिले को लेकर आप दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई? उनसे तो कोई जिला हमने कोई बात नहीं की, वो मेरे मित्र हैं, सेठ हैं, और चुनाव में मदद करते हैं हमारी। तो यहाँ आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, वो में जाता है, उनके घर जाता है, यहाँ आते तो उनके घर में तो उनका यहाँ आना जरूरी था, इसलिए आए थे। बाकी जिले संबंधी हमारे उनसे कोई बात नहीं। जी सर, एक उद्योगपति ने यह भी कहा था कि सर जिला चला जाए तो सुख जी आपके लिए अच्छा रहेगा, कि हम सोते सोए जिले। नहीं, तो कोई उद्योग ऐसी बात नहीं की। हमने कहा कि जिला रहना जरूरी है, हमारा कोई फायदा जरूरी नहीं है। हमारा 2027 में रीसप्लिंग होगी विधानसभा की, क्या पता सीट किसकी आई। हमने चुनाव पहले ही मना कर रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए तो मेरा तो यही निवेदन है कि जिला रहना चाहिए, ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि भाई कांग्रेस पार्टी जिला दिया। 150 किलोमीटर दूर है, खिजड़ी का आदमी 250 किलोमीटर दूर जाता है, एक गरीब आदमी न्याय के लिए किस तरह जाए। इसलिए जल्दी है, आर्थिक बचत भी होगी, समय की बचत भी होगी, और आराम से रहेगा लोगों का, इसलिए जिला जरूरी है। देखो, आप 1.5
डेल कार्नेगी किताब पढ़ना, जी आप जो सोचते हो ना जी वो वहां मिल जाती है। जी मेरे में जब शुरू में मेरे स्टाफ नागौर आया, जी पाली आए, तो उन्होंने वो वहाँ का खाना में, यहाँ खाना मतलब अपने को आ जाएगा लेने में। जी वो खाना खा के तैयार होता है, एक आदमी के साथ मेरे घर गाय है, आप बात जी सब पता है। मैं गांव में जाता हूँ तो गांव वाले बात के साथ मेरे घर गाय है, मेरी देसी सब्जी, आप मेरे घर खाना खाओ। तो आप जो तय कर लेते हो उससे अनुरूप लोग ढल जाते हैं। जी जी मांग आपकी बढ़ जाती है, पर आपके मन में कुछ है ही नहीं, आप भी बाजार की सब्जी खाना चाहते हैं तो बोले आपकी मर्जी, बाकी आप तय कर लो। नहीं, मैं तो घर की सब्जी खाऊं, तो आराम से सब्जी आपको मिल जाएगी। जो आदमी तय कर लेता है उसके अनुरूप आप प्रयास करता है तो सफलता उसको मिलती है। तो मेरे तो मतलब मैं पथमढ़ा महाराज दिन 2011 मेरे को गोवर्ती बनाए, उसके बाद में आज तक मैं गोवर्ती हूँ। गाय की दूध दही घी के अलावा खाता नहीं हूँ। जहाँ होते गाँव की व्यवस्था हो जाती, कहीं भी जाओ, मद्रास चले जाओ, व्यवस्था देसी गाय की दूध की घी की हो जाती है। सर, आजकल हमारे शहर सांचौर में एक तीको फूड डिलीवरी ऐप, वो भी एक ताजा बना हुआ खाना उपलब्ध करवाता है, तुरंत सेवाएं देता है, जो मतलब होटलों से बना हुआ खाना जस्ट घर पे पहुंचाता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा कि आपने एक नया मतलब पहली बार सांचौर के अंदर मतलब होम डिलीवरी जी और वो आपको ऐप के थ्रू आप टेलीफोन करें जी और 10 मिनट में खाना पहुंचाए। जी वाकई में एक आपके मैं सोच को धन्यवाद दूंगा जी कि वो जो जोमेटो और जुबेर है, जी मेरे जो गाड़ी लगाते हैं जी जुबेर, बिल्कुल हाँ, इसी तरह आपने मतलब एक बढ़िया प्रयास किया। जी प्रयास आपका सफल हो रहा जी है। कम से कम आपके 9-10 आदमी लगे हुए, टेलीफोन करो जी और खाना 15 मिनट में तैयार है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा आपका ये जो व्यवसाय है आगे बढ़े और इसमें बढ़ोतरी हो, ये मेरी मन की कामना है। निश्चित आपको सफलता मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों के कई सवाल है, क्या सर आप आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे सर? मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी सर। सर मेरे लड़ने कोई मूड नहीं है। जी सर। सर, कई दर्शकों को ऐसा भी सवाल आ रहा है कि आज जिस राजस्थान में हमारे सांचौर का नाम बदनाम हो रहा है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, तस्करी को लेकर या फिर कोई चोरी को लेकर, आज राजस्थान के नाम में सांचौर को बदनाम किया जा रहा है, तो इससे कैसे निपटा जा सके? हम तो इन चीजों के खिलाफ है जी। नहीं तो पेपर मतलब लीक वाला मामला में सख्त खिलाफ है, अपनी मेथड में हर गलत चीज के खिलाफ है। जी। रही बात बदनाम की, ऐसे कोई सांचौर में कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जी। आप अखबार में पढ़ रहे रोज, जितने मतलब अपराध सांचौर से हटके दूसरी जगह हो रहे हैं, इतने सांचौर के अपराध नहीं हो रहे हैं। आप बिल्कुल चमन है, यहाँ बिल्कुल शांति है, कोई तरह की अवस्था नहीं है। एक लोग प्रचार दुष्प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, बाकी यहाँ कोई किस तरह की गलत काम नहीं हो रहे हैं और गलत काम के हम भी खिलाफ हैं। जी बिल्कुल। हम भी हर एक लोग कहते हैं आप गलत काम मत करो, गलत करना भी नहीं चाहिए, नहीं कोई तस्करी करनी चाहिए। 5 पैसे की कमाई खाओगे तभी आपका परिवार फलीभूत होगा, तभी आपकी बेटी फलीभूत होंगे, आगे बढ़ेगी। मेरे जो वीडियो आप आराम से सुन सकते हैं, मैंने यही बात कही है कि 5 पैसे की कमाई खाओगे तभी जाकर के मतलब कामयाब हो गए। मैं मंत्री रहा हूँ और मंत्री रहने के बाद में मतलब गलत काम होते हैं मतलब आप करना चाहो तो कर सकते, परंतु मैंने हर चीजों से दूरी रखी और मुझे बिल्कुल सही तरीके से चले। तो मेरे पोता रहता बॉम्बे के अंदर, उसका रिजल्ट आया तो उसमें 0.6 है। जी। मैंने कहा अब तो तसलीफ भाई, हमने पैसा नहीं खाए, 0.6 नंबर इसके लड़के गए हैं। जो नेता लोग पैसे खाते हैं उनकी तो औलादे फेल हो जाती है। जी। तो आप ये देख लो, मतलब हमने पैसा नहीं लिया तब 0.6 के नंबर आए। तो हमने तो ये देखा कि जो लोग सही तरह चले उनका ही परिवार काम में होता, चाहे नेता हो चाहे समाज का पंच हो, सही चलोगे तभी जाके परिवार आगे बढ़ेगा। जी सर, आपके केरिया गांव से एक हमारे दर्शक ने कमेंट किया था कि हमारे केरिया गांव को कोई मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वो तो कोई उसका दिमाग काम नहीं करता था। जी। मैंने केरिया गांव में जीएसएस बनाया। जी। उसको आप टेलीफोन बात कर देना। जी। पहली बार केरिया में जीएसएस बन के तैयार हो रहा है। जी। केरिया से चित्राना जोड़ने की मैंने सीधी सड़क दी। जी। और तीसरा स्टेडियम केरिया के अंदर जो वेदांता कंपनी उससे स्टेडियम बना के तैयार किया है। केरिया के अंदर जीएसएस, केरिया से चित्राना सीधी सड़क। जी। और केरिया के अंदर स्टेडियम बना के दिया है। और केरिया से अंदर सड़क टूटी हुई, वो सड़क को रिपेयर कराई। केरिया से सोटा को सड़क रिपेयर कराई, केरिया से लेवर सड़क रिपेयर कराई और छोटी सड़कें अलग से दी है, डब्ल्यू सड़कें और से दी है। कुल मिला करके पिछले 5 साल में केरिया को मिला, तब पिछले 5 सालों को नहीं मिला। जी सर। उसको टेलीफोन करके धन्यवाद। जी सर।